हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो, मस्त हो, ज़बरदस्त हो। हम आज बात करेंगे बायोलॉजी का मैं पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जितना बन सकता है उतना लेकर आया हूं। ठीक है, तो जो मेरे साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। साथियों, हम लोग चलते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर, अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 अध्याय नंबर 1 अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम नाम है, ठीक है। जय प्रक्रम जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? बायोलॉजी, जिसे कहते हैं हम हिंदी में जीव विज्ञान, जीव जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। हम लोग इसी के बारे में आज बात करेंगे। बायोलॉजी का पहला अध्याय, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इनका हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव। पहले इनका हम इस विषय का हम करेंगे क्या? इस पाठ का हम करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव के बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको यह चैप्टर, ठीक है। तो पहले आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लेंगे तो आपको फ़ायदेमंद होगा। अब जब मैं किताब पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव आगे करा रहा हूँ सभी विषय का। तो बायोलॉजी का हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। बस मैं जितना करा दूंगा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, बस आप उतना ही याद रखिएगा। उसके अलावे आपको कोई किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, मैं बता दूं आपको कि यह लेक्चर या जो आपका पहला चैप्टर है, या एक क्लास में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि यह इसका जो होता है ऑब्जेक्टिव कम से कम लगभग में 100 गो हो सकता है। 100 गो है। तो 100 गो जो ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए कि आप लोग कह रहे हैं कि 100 गो है तो कैसे याद होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक बार देखेंगे 100 याद हो जाएगा। आप लोग एक बार देखेंगे तो आप उसे इतना आपके पास क्षमता है कि आप 100 याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि बताइए कि वह कौन सा सूक्ष्म पौधा है जो गति भी कर सकता है। वह कौन सा ऐसा पौधा है, ठीक है। कौन सा सूक्ष्म पौधा है जो गति भी करता है। जो गति मतलब चलता है, जो गति
भी करता है। बताइए कि वह कौन सा सूक्ष्म पौधा है जो गति भी करता है। तो आपका क्या होगा, क्या होगा, ओल वोक्स। क्या होगा, ओल वोक्स। क्या होगा, ओल वोक्स। ठीक है, ओल वोक्स। अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपको किसी भी भाषा को, किसी भी अक्षर में सेंटेंस बढ़ा दिया हो, किसी लेटर बढ़ा दिया हो, तो उसको पढ़ना हो तो आप कारण उसके 3-4 पार्ट कर दीजिए, बस आसानी से आप उसे पढ़ सकते हैं। तो ओल ओक्स। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा हम जानेंगे। बताइए कि हरित लवण में क्या पाए जाते हैं। बताइए कि हरित लवण में क्या पाए जाते हैं। हरित लवण में क्या पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो आपका क्या पाया जाता है, पर्णहरित। पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है, पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित। पूछेगा आपसे परीक्षा में बिहार बोर्ड 10 क्लास के कि हरित लवण में क्या पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है, आपका तीसरा कर रहा है कि पर्णहरित में क्या पाया जाता है। तो पूछेगा, आप देखो लवण हरित में क्या पाया जाता है, पर्णहरित। अब पर्णहरित में क्या पाया जाता है, आपको यह देखना है। पर्णहरित में आपका क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, आपका क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। पर्णहरित क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो पूछेगा आपसे क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो ऐसे पूछेगा पर्णहरित में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है। कह रहा है कि पर्णहरित में क्या पाया जाता है। पर्णहरित में क्या पाया जाता है, आपका मैग्नीशियम। कैसे, मैग्नीशियम रहता है। मैग्नीशियम क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। आज पूछा कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है, Mg इसे कहते हैं। मैग्नीशियम को क्या कहते हैं, Mg कहते हैं। इसका शायद होता है परमाणु संख्या 12 होता है शायद। ठीक है, Mg मैग्नीशियम। ठीक है, अब बताइए कि जो आपके पर्णहरित हैं वह कितने घटक होते हैं, इनके कितने घटक होते हैं, तो बताइए आप। तो आपको नहीं अगर मालूम तो आप नोट कर लीजिए। आप इसे मिटा तो इसका जरूरत कोई कुछ नहीं है। बताइए कि पर्णहरित के मुख्यतः कितने प्रमुख घटक हैं। चौथा बताइए कि पर्णहरित में बताइए कि मुख्यतः कितने घटक होते हैं। करें कि पर्णहरित के मुख्यतः कितने घटक होते हैं। ठीक है, तो आपका कितने होते हैं, 4। अब 4 को कौन कौन कहेगा, 4 को तो पता है। तो 4 को क्या होगा, आपका प्रमुख घटक होगा। क्या होगा, प्रमुख घटक होगा। क्या होगा, प्रमुख। क्या होगा, प्रमुख घटक। यह आपका पूछेगा, इस तरह भी पूछ। यह 4 को क्या है, आपके
प्रमुख घटक हैं। तो इस तरह पूछ सकता है कि बताइए कि पर्णहरित के मुख्यतः प्रमुख घटक कितने होते हैं। तो आपके 4 इसी भी तरह पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा इसी को इसी तरह लिख लो, कहाँ कि इतना लंबा चौड़ा बना सकते, इसी को इसी को इस तरह लिख दो एक के बेरी। हाँ हो गया आराम से। क्यों इस तरह से बड़का करना है, 2 गजुटी क्यों याद करें, 1 गजुटी याद करें। यहाँ पर्णहरित में मुख्यतः कितने प्रमुख घटक हैं, तो आपके 4, ठीक है 4। इस तरह से याद करो, लंबा चौड़ा क्यों याद करना। इसे मैं साथियों पढ़ कर लिख कर इसे बनाया हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आपको पूरा इस चैप्टर का निचोड़ दूंगा। ठीक है, तो बताइए कि संपूर्ण जीवमंडल की ऊर्जा का आधार क्या है। संपूर्ण क्या, संपूर्ण मतलब कि संपूर्ण मतलब संपूर्ण, संपूर्ण 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 जीवमंडल की ऊर्जा का आधार, संपूर्ण जीवमंडल की ऊर्जा का आधार क्या है। आप जानते होंगे तो बताइए क्या है। तो आपका होगा सौर, सौर्य ऊर्जा। क्या, सौर्य ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा। ठीक है, सौर्य ऊर्जा क्या होता है, सौर्य चाहे सौर्य कह सकते हो। सौर करेगा सौर्य ऊर्जा। ठीक है, कह संपूर्ण जीवन की ऊर्जा का आधार क्या होता है, आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, छठवां आपका कह रहा है, छठवां कि बताइए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बताइए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पाया जाता है, कह रहा है कि लार में जो आपका होता है, यहाँ पर निकलता है। जब आप सोते हैं सुबह जब सो कर आप उठते हैं ना, रात में सोते हैं, सुबह भोर में उठते हैं, तो क्या देखेंगे ऐसा किसका किसका कोई होगा, तो आपका लार होता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो आपको कौन सा टाइलिन, क्या टाइलिन पाया जाता है। क्या, टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन या कह सकते हो, आपको परीक्षा में और दे सकता है, टाइलिन या एमाइलेज भी दे सकता है। एमाइलेज भी आपको दे सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो आपको दोनों एक ही बात है, टाइलिन कहो या एमाइलेज कहो। ठीक है, परीक्षा में दोनों में से कोई दे सकता है। ठीक है, कहता है कि जो आपका जठर रस है, कह रहा है कि जठर रस में कितने प्रकार के प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है, वह कौन कौन है। कह रहा है कि जठर रस कह रहा है कि जठर रस में कितने प्रकार, कह रहा है कि जठर रस में कितने प्रकार के प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है वो कौन कौन है, कौन कौन हैं, कह रहा है कि कौन कौन हैं। ठीक है, कौन कौन हैं,
तो आपका जो पहला का है करके जठर करके जठर रस में कितने प्रकार के प्रोटीन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या कहते हैं आपको खाना को पचाते हैं, तो आपका वो कहलाते हैं आपके दो पाए जाते हैं। कहते हैं दो पाए जाते हैं। आपका कौन कौन पाए जाते हैं? तो आपका होता है एगो पेप्सिन, एगो रेनी। क्या होता है? एगो पेप्सिन होता है, ठीक है, पेप्सिन होता है, ठीक है, पेप्सिन होता है आपका पहला। दूसरा होता है आपका रेनिन। क्या होता है? रेनिन होता है, ठीक है। आप इसे याद रखें, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। हाँ, पेप्सिन और रेनिन, आपको यह बात याद रखनी। चलिए हम लोग और चलते हैं। बस आप इतना ही याद रखिए, बस आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको अलग से याद करने की, ठीक है। अब बताइए कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा पाचक एंजाइम सहायक होता है? करें कि दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन को कौन सा पाचक एंजाइम सहायक होता है? 8वां सवाल पूछेगा कि दूध में, ठीक है, दूध में पाए जाने वाला, करे दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन को कौन सा पाचक एंजाइम सहायक होता है? करें कि दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन को कौन सा पाचक एंजाइम क्या होता है? सहायक होता है। कौन सा होता है बताइए? तो आपका आंसर होगा रेनिन। क्या होगा? रेनिन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? रेनिन। अब 9वां पर हम चलते हैं। 9वां कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ बनता है? ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ बनता है? अम्ल कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? तो कहाँ? अमाशय के आंतरिक भित्ति में। कहाँ बनता है? अमाशय के आंतरिक भित्ति में। अमाशय के आंतरिक अमाशय के आंतरिक भित्ति में। आंतरिक भित्ति, ठीक है। अमाशय के आंतरिक भित्ति में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है। अब बताइए कि श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है? श्वसन जिसे आप सांस लेते हैं, श्वसन करके श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका क्या होगा? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला होता है आपका अनोक्सीय श्वसन, जिसे कहते हैं अवायवीय श्वसन कहते हैं। दूसरा होता है ऑक्सी श्वसन, जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होता है? पहला
अनोक्सी शोषण, शोषण जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं अवायवीय, अवायवीय शोषण कहते हैं। ये कहते हैं आपका अनोक्सी शोषण कहते हैं, अवायवीय शोषण कहते हैं। और दूसरा होता है आपका ऑक्सी शोषण। दूसरा क्या होता है ऑक्सी शोषण, जिससे क्या कहते हैं आपका वायवीय शोषण कहते हैं, वायवीय शोषण। ठीक है, आप इसे लिख लेंगे। यह शोषण को दो भागों में बांटा गया है। आपका अनोक्सी शोषण, आपका जिसे कहते हैं अवायवीय शोषण। दूसरा होता है ऑक्सी शोषण, जिसे कहते हैं वायवीय शोषण। ठीक है, इस तरह से आपको मैं जितना लिखा दूंगा ना, उसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं पूछ सकता, क्योंकि पूरा दम पढ़ डिटेल बाई एक एक लाइन पढ़ कर सब बनाया हूँ। ठीक है, अब बताइए कि मानव शरीर के पेशियों में थकान की अनुभूति में कौन सा अम्ल जम जाता है। कि जो आपको जो शरीर में थकान होता है, बताइए किस अम्ल के कारण अथु हो जाता है, थकान आपको महसूस हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो लिखिए आप 11 नंबर कि बताइए कि मानव शरीर के पेशी, मानव शरीर के पेशी, करें मानव शरीर के पेशियों में, मानव शरीर के पेशियों में करें थकान की अनुभूति में कौन सा अम्ल पाया जाता है। करें कि मानव शरीर के पेशियों में थकान की अनुभूति में करें कि अनुभूति में कौन सा अम्ल जम जाता है। अम्ल जम जाता है, तो आपका होगा लैक्टिक अम्ल। क्या होगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल क्या आता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, पता है कि वह कौन सा जंतु है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता। वह कौन सा जंतु है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता। तो आपका जो दिखते हैं चावल में होता है, चावल में होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है हाइड्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है हाइड्रा कहा जाता है, जिसे हम लोग भोजपुरिया में कहते हैं घून। क्या कहते हैं घून। ओ सॉरी, यह घोल में नहीं होता है। आप लोग वो नहीं हो तो उसमें वह पानी भी नहीं रह सकता ना, है वो नहीं होगा। वो आप देखेंगे ना, तो लकड़िया में होते हैं हाइड्रा। लकड़िया में आप देखेंगे ना, लकड़ी में होता है हाइड्रा। इनका रंग सफ़ेद होता है, उनमें खून नहीं पाया जाता है, उनमें खून जब लकड़ी आप फाड़ोगे ना, लकड़िया जब फाड़ोगे उसे बीचे फाड़ोगे ना, तो उसमें से निकलता है हाइड्रा। जो गांव में होते हैं वो जानते होंगे, हम लोग जानते हैं, देखे भी हैं, उनमें खून नहीं होता है। तो बताइए कि वह 12वां नंबर कि वह कौन सा जंतु है, वह कौन सा
जंतु है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता, जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। अब क्या होगा? हाइड्रा। हाइड्रा क्या? हाइड्रा आपका एक जंतु है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता। बताइए तिलचट्टे का रक्त सफ़ेद क्यों होता है? तिलचट्टे का रंग सफ़ेद क्यों होता है? ठीक है, रख देंगे तिलचट्टा के सामने, सारा तेल चट जाएगा इसीलिए तिलचट्टा के सामने कभी भी अपना तेल मत रखिएगा। अपने घरों का तेल आपका होता है ना, सरसों का तेल होता है, फिर सोयाबीन का तेल होता है, बादाम का तेल होता है, नारियल का तेल होता है। तो यह आप रखेंगे उसके सामने ना, तिलचट्टा के सामने ना, तो पी जाएगा सब। तो आप लोग बचा के रखिएगा, ठीक है। उसके से करा के तिलचट्टे, करा के तिलचट्टे का रक्त सफ़ेद क्यों होता है? तिलचट्टे का रक्त सफ़ेद क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? तिलचट्टे का रक्त सफ़ेद क्यों होता है? तो आप जानेंगे किसके? हीमोलैंप का। किसको? हीमोलैंप। कह कि हीमोलैंप, हीमोलैंप, हीमोलैंप के कारण यह इसका सफ़ेद रंग होता है रक्त का, ठीक है। बताइए कि नासा गुहा की आंतरिक भित्ति में क्या होता है? क्या पाया जाता है? नासा गुहा की आंतरिक भित्ति में क्या पाया जाता है? अब ऊपर लिखेंगे। बताइए आप लोग 14 नंबर सवाल। नासा करेक्ट। नासा गुहा की आंतरिक भित्ति, आंतरिक भित्ति में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो आपका श्लेष्मा ग्रंथि पाया जाता है। क्या बताया? श्लेष्मा ग्रंथि, श्लेष्मा, इस तरह श्लेष्मा, ऐसे लिखो हाँ, श्लेष्मा ग्रंथि, ग्रंथियाँ, क्या श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है, ठीक है। श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। आपको गलती नहीं, देख इसलिए लिखता हूँ ना, क्योंकि आपको इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आप लोग देखो, हम लोग इंग्लिश मीडियम हम लोग दोनों, हम मैं ज़्यादा टाइम दिया इंग्लिश को। इंग्लिश हमसे पूछोगे तो मैं अच्छी तरह पढ़ा दूँगा। भले बोलने से क्या होता है, दिक्कत होता है, लेकिन जब इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश में अच्छा से पढ़ा दूँगा। लेकिन मैं जो हिंदी होता है, हिंदी में गाँव से हूँ, मानता हूँ, हिंदी में बाकी मैं कम पढ़ा हूँ, ठीक। इसलिए थोड़ा मोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, तब थोड़ा में गलती होता है तो क्षमा कीजिए। इसी तरह सीखेंगे ना हम। मास्टर जो होते हैं आपको सिखाते हैं, अपने सीखते हैं। एक दिन एक के भी वह पूर्ण रूप से नहीं कंप्लीट होते हैं मास्टर, आपको सिखाते हैं और सीखते हैं भी साथ में।
तो मेरे से गलतियाँ आज हो रही है, लेकिन उस गलतियों को सुधार रहा हूँ। तो आप भी ऐसा गलती मत कीजिए, ठीक है। आप भी शुद्ध शुद्ध लिखेंगे तो शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं देख के लिखता हूँ कि एक पॉइंट अगर मिस हो जाए और एक गलती हो जाए तो उसे सही लिखना चाहिए, ठीक है। और किसी को ज़्यादा बकवास लग गया हो मेरे से तो उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ आपका। आप जिस तरह से पढ़ेंगे उस तरह से पढ़ाऊँगा, ठीक है। हाँ, बताइए अब अगला सवाल। कह रहे कि कोशिका का पावर हाउस, जो बिहार बोर्ड 10 क्लास के बिहार बोर्ड का बढ़िया क्वेश्चन है। ये बताइए कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। यह 10 क्लास के छात्र का फेवरेट सवाल होता है, दम व जीप पर रखा था। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। करे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। आपको बिहार बोर्ड में कई बार देखने को मिलता है, तो आप इसे ध्यान देंगे। किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। आपका जो शरीर बना है छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है होता है, ठीक है। उसका पावर हाउस, जैसे बिजली का पावर हाउस होता है, ट्रांसफार्मर होता है, ठीक होता है ना। ट्रांसफार्मर पावर हाउस होता है जो का बिजली घटाता है बढ़ाता है, ठीक है। हाई वोल्टेज को कम करता है और लो वोल्टेज को हाई करता है। कौन? ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसका भी क्या होगा? बिजली हाउस होगा। तो इसी तरह हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है, उसका जो पावर हाउस है कौन किसा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अब बताइए कि सांप और मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। बताइए कि सांप और मेढक में, सांप जो देखते हैं आप लोग, जिससे कहते हैं हम लोग हिंदुओं धर्म में जहाँ भी अगर मंदिर में सांप दिखाई दे तो उसे कहते हैं कि हमारे शंकर भगवान जी हैं। अगर खेतों में सांप दिखाई दे तो हम कहते हैं कि जहरीला सांप है, ठीक है। बस उसका स्थान चेंज होने से उसका महत्व खराब हो जाता है, ठीक है। तो सांप और मेढक, करक सांप और मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? करक सांप और मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आपका आंसर होगा 3। कितने होते हैं? 3। आप इसे 3 होते हैं, ठीक है आपसे। अब बताइए कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। आपसे पूछेगा कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ, जिसे कहते हैं इंग्लिश में फिश। आप लोगों ने बहुत बार इसे खाया भी होगा, इसे देखा भी होगा। कहाँ देखा होगा? तो जल में। इसलिए मछली को कहा जाता है जल की रानी, ठीक है। जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगा दो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हम लोगों ने बहुत बार बचपन में यह सीखा है, पढ़ा है, ठीक है। तो यह मछली कह कि मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली में कितने कोष्ठ होते हैं?
कितने कोष्ठ होते हैं? तो आपको कितने? 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं। कितने होते हैं कोष्ठ? कितने होते हैं? अगर मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं। आप लोग इसे याद रखना। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, लिखेंगे 17 नंबर सवाल। 17 नंबर का है कि रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बताइए कि रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब 18 रक्तदाब को किस यंत्र से रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? मापा जाता है। ठीक है, किससे ना पता है? तो स्फाइग्मो करा कि स्फाइग्मो माइनोमीटर से। ठीक है, ओके। करा कि स्फाइग्मो माइनोमीटर से, माइनोमीटर से। ठीक है, माइनोमीटर से। कर रक्त कणों को कितने भागों में बांटा गया है? रक्त कणों को कितने भागों में बांटा गया है? रक्त कणों को कितने भागों में, रक्त कणों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने कणों भागों में बांटा गया है? तो आपके कितने? आपके 3। कितने? 3 भागों में बांटे गए हैं। 3 भागों में बांटे गए। बताइए कि बताइए कि लाल रक्त कण करके लाल रक्त कण और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पूछेगा बिहार बोर्ड में कि बताइए लाल रक्त के कण और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जिसे कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ठीक है, लाल रक्त कण जिसे कहते हैं RBC। क्या कहते हैं? RBC। और हीमो कहते हैं ग्लोबिन करा के हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त करा कि लाल रक्त कण और हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? करा कि एनीमिया कहते हैं। पहले तो कहते हैं एनीमिया कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। और दूसरा आपका होता है एनीमिया होता है। एनीमिया के बाद होता है आपका रक्ताल्पता, या कह सकते हो रक्ताल्पता। ठीक है, हाँ, ये आपका होता है। अब बताइए कि मनुष्य के रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या कितनी होती है?
कितनी होती है? बताइए कि मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? या कैसा सुना? मनुष्य के लाल रक्त मनुष्य के रक्त में, इसमें मनुष्य के रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं कोशिकाओं की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए 5 गुणे 10 के पावर 6, 5 गुणे 10 के पावर 6 पर मिमी क्यू, इस तरह होता है, पर मिमी क्यू। बताइए कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त का कण WBC की संख्या कितनी है? आपको 22वां सवाल है कि मनुष्य के रक्त में सफेद रक्त का कण, सफेद रक्त कण, जिसे क्या कहते हैं? WBC की कितनी संख्या कितनी है? तो 5000 से लेकर 7000 मिमी क्यू, ठीक है, 5000 से लेकर 7000 मिमी क्यू। क्या होता है? मिमी क्यू, इतना होता है। आप इसे याद रखेंगे तो आपका मैं 1 2 कितना टाइम हो रहा है? ओह, ज़्यादा टाइम हो गया। तो इसके आगे जो हम कल करेंगे, 22 मैंने करा दिया, 22 पर याद करेंगे, याद हो जाएगा तो कमेंट में करेंगे याद हो गया। उसके बाद मैं अगला इसके बाद 23 नंबर कल लेक्चर में, अगला लेक्चर में 23 नंबर करा दूंगा, 23 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को देखना ना भूलें मेरे साथियों, और नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तब। इसी तरह अपना प्यार दुलार बनाते रहिए, इससे सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।